नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपनी यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 8 करते हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे पूरे 40 क्वेश्चन को, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या है वो कितनी है? तो 18 है। हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों पुराणों की संख्या 18 है, जिनमें मुख्य रूप से सृष्टि, देवताओं, ऋषियों और राजवंशों के इतिहास का वर्णन है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन किस सदन में ही लाया जा सकता है? यह केवल और केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वह केवल लोकसभा में ही लाया जा सकता है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा यानी हाउस ऑफ द पीपल में ही लाया जा सकता है, क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न है, दार्जिलिंग किस नदी के तट पर स्थित है? तो दार्जिलिंग जो है ये महानंदा नदी के तट पर स्थित है। दार्जिलिंग शहर महानंदा नदी की सहायक नदियों से घिरा हुआ है। यह महानंदा नदी की उत्पत्ति का स्थान भी है। अगला प्रश्न है, साख नियंत्रण क्रेडिट कंट्रोल की जिम्मेदारी भारत में किस संस्था की है? तो साख नियंत्रण की जिम्मेदारी जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक की है। किसकी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की है। भारतीय रिजर्व बैंक देश का केंद्रीय बैंक है, जो मौद्रिक नीति के माध्यम से अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति और साख की उपलब्धता को नियंत्रित करता है। अगला प्रश्न है, पोंगल नामक फसल उत्सव किस भारतीय राज्य में प्रमुखता से मनाया जाता है? तो पोंगल जो है यह तमिलनाडु में मनाया जाता है। पोंगल 4 दिनों तक चलने वाला एक प्रमुख फसल उत्सव है, जो मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व वन्यजीव कोष वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका प्रतीक चिन्ह विशाल पांडा यानी जायंट पांडा है। WWF का प्रतीक चिन्ह विशाल पांडा है, जो चीन में पाया जाने वाला एक लुप्तप्राय प्राणी है। जायंट पांडा जो है वो एक लुप्तप्राय प्राणी है। अगला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 2024 में अपने सबसे उन्नत मौसम उपग्रह वेदर सैटेलाइट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है इनसैट 3DS। क्या है? तो इनसैट 3DS। इनसैट 3DS इसरो द्वारा 2024 में GSLV F-14 रॉकेट से लॉन्च किया गया एक उन्नत मौसम उपग्रह है, जो मौसम संबंधी निगरानी और आपदा चेतावनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो वेनसांग जो थे वे हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। चीनी बौद्ध भिक्षु वेनसांग 7वीं शताब्दी ईस्वी में राजा हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। वेनसांग ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक की रचना की है, जिसका नाम है CU की। अगला प्रश्न है, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके प्रसाद पर्यंत ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ पद धारण करता है? अटॉर्नी जनरल है वो किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है वो अटॉर्नी जनरल पद धारण करता है।
महान्यायाधि अनुच्छेद 76 भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। अगला प्रश्न है एंडीज पर्वतमाला, एंडीज माउंटेन रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला दुनिया की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न है सेबी का मुख्य कार्य क्या है? तो सेबी का मुख्य कार्य है पूंजी बाजार यानी कैपिटल मार्केट का विनियमन करना। सेबी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की रक्षा करना और भारत में पूंजी बाजार यानी शेयर बाजार को विनियमित करना है। अगला प्रश्न है रौफ नामक लोक नृत्य शैली का संबंध किस केंद्र शासित प्रदेश से है? तो रौफ लोक नृत्य जो है ये जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। रौफ जम्मू और कश्मीर की महिलाओं द्वारा किया जाने वाला एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है ई कचरा, ई वेस्ट से क्या तात्पर्य है? तो खराब या अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरण को ई कचरा कहा जाता है। ई कचरा उन खराब हो चुके या त्याग दिए गए या अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को संदर्भित करता है जिनमें जहरीले पदार्थ हो सकते हैं। अगला प्रश्न है किस भारतीय खिलाड़ी को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट ऑफ द ईयर 2024 के लिए नामित किया गया था? तो नीरज चोपड़ा को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 के लिए नामित किया गया था और 2025 के लिए ऋषभ पंत को कमबैक ईयर ऑफ द के लिए लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया था। ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा को 2023 में शानदार प्रदर्शन के लिए 2024 के लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। अगला प्रश्न है अलाई दरवाजा नामक प्रसिद्ध द्वार का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर का मुख्य प्रवेश द्वार है जिसका निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 जो है वह जीवन का अधिकार राइट टू लाइफ प्रदान करता है। अनुच्छेद 21 मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा आश्वासन देता है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी यानी ओल्डेस्ट ऑयल रिफाइनरी कौन सी है? तो भारत में सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी डिगबोई असम में है। डिगबोई असम में स्थित रिफाइनरी 1901 ईस्वी में स्थापित हुई जो भारत की सबसे पुरानी और एशिया की सबसे पुरानी कार्यरत रिफाइनरी है। अगला प्रश्न है मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इन्फ्लेशन को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई द्वारा रेपो दर का बढ़ाना उपकरण का उपयोग किया जाता है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई रेपो दर बढ़ाता है जिससे बैंकों के लिए उधार लेना महंगा हो जाता है और बाजार में मुद्रा आपूर्ति तरलता घट जाती है। अगला प्रश्न है थॉमस कप का संबंध किस खेल से है? तो थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है। थॉमस कप पुरुषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप
है। अगला प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक धुंध फोटोकेमिकल स्मोग में मुख्य रूप से कौन सा प्रदूषक मौजूद होता है? तो इसमें ओजोन और पैन जो होता है वो मौजूद होता है। प्रकाश रासायनिक धुंध वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन पर सूर्य के प्रकाश की क्रिया से बनती है, जिसमें ओजोन O3 और प्रॉक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन प्रमुख घटक होते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया? तो यह 2022 में लागू किया गया। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में संशोधन दिसंबर 2022 में लागू किया गया, जिसमें साइट्स यानी लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने के लिए महत्वपूर्ण बदलाव किए गए। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रॉलेट एक्ट जो है ये 1919 ईस्वी में पारित किया गया था। रॉलेट एक्ट 1919 में पारित किया गया था, जिसका भारतीयों ने तीव्र विरोध किया था, क्योंकि इसे बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील का कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची जो है यह शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। 7वीं अनुसूची केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण से संबंधित है। 3 सूचियों में जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच जो है वो विधायी शक्तियों को वितरित किया जाता है। अगला प्रश्न है, पंपास घास के मैदान मुख्य रूप से किस देश में पाए जाते हैं? तो पंपास घास के मैदान जो है यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। पंपास दक्षिण अमेरिका के उपोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं, जो मुख्य रूप से कहाँ? तो अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो HDI जो है यह UNDP के द्वारा जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो WTO का मुख्यालय जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लू कार्बन शब्द मुख्य रूप से किससे संबंधित है? तो ब्लू कार्बन जो है यह महासागरों और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित है। किससे? तो महासागरीय और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र में कार्बन से संबंधित है। ब्लू कार्बन तटवर्ती और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र जैसे मैंग्रोव, ज्वारीय दलदल और समुद्री घास द्वारा अवशोषित और भंडारित कार्बन को संदर्भित करता है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा किस शहर में शुरू हुई? तो यह कोच्चि केरल में शुरू हुई। कोच्चि केरल में भारत की पहली वाटर मेट्रो परियोजना शुरू की गई, जो द्वीपों को मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए बैटरी चालित इलेक्ट्रिक हाइब्रिड नौकाओं का उपयोग करती है। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की और वैदिक ज्ञान की सर्वोच्चता पर जोर दिया। अगला प्रश्न है, किसी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं, यह प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? ये अधिकार जो है वो लोकसभा अध्यक्ष के पास है। लोकसभा अध्यक्ष को यह प्रमाणित करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं।
अगला प्रश्न है खेतड़ी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है यह तांबा यानी कॉपर उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी राजस्थान में स्थित है और यह भारत के सबसे पुराने और महत्वपूर्ण तांबा खनन केंद्रों में से एक है। अगला प्रश्न है फिशर का मात्रा सिद्धांत, फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी किसके बीच संबंध स्थापित करता है? यह मुद्रा की आपूर्ति और मूल्य स्तर यानी कीमतें के बीच संबंध स्थापित करता है। फिशर का मात्रा सिद्धांत बताता है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि से आनुपातिक रूप से मूल्य स्तर यानी कीमतों में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? यह दुग्ध उत्पादन यानी कि से संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड 1970 ईस्वी में भारत में श्वेत क्रांति के लिए एक कार्यक्रम था जिसने दुनिया को सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया, यानी भारत को ऑपरेशन फ्लड के द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। अगला प्रश्न है साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क जो है यह केरल राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क भारत के पश्चिमी घाट में स्थित है और यह केरल राज्य में जैव विविधता का एक प्रमुख केंद्र है। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस नेशनल स्टार्टअप डे प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? यह 16 जनवरी को मनाया जाता है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए हर साल 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता फादर ऑफ द नेशन किसने कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को पहली बार फादर ऑफ द नेशन कहा। सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में आजाद हिंद रेडियो पर अपने एक संबोधन में महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची यानी कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो कंकरेंट लिस्ट की अवधारणा जो है यह ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची जिस पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों रेडियो वेव्स को परावर्तित करती है? तो आयन मंडल यानी आयनोस्फीयर जो है यह रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है यानी कि पृथ्वी पर पुनः वापस लौटा देती है। आयन मंडल में आवेशित कण होते हैं जो पृथ्वी पर वापस रेडियो तरंगों को परावर्तित करके वायरलेस संचार को संभव बनाते हैं। अगला प्रश्न है फिलिप्स वक्र किसके बीच संबंध दर्शाता है? तो फिलिप्स वक्र जो है यह बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच संबंध को दर्शाता है। फिलिप्स वक्र बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के बीच विपरीत संबंध को दर्शाता है। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? अस्थायी सदस्य संख्या 5 है। कौन? तो फ्रांस, ब्रिटेन, US, रसिया और चाइना। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य चीन, फ्रांस, रूस, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका हैं और 10 गैर अस्थायी सदस्य हैं जिनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। दोस्तों ये वीडियो आप सबको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो आप लोग लाइक कीजिए, अपने दोस्तों से इसे शेयर कीजिए और जो लोग इस चैनल में नए हैं उस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम @झार_शिक्षा
टेलीग्राम में सर्च कीजिए, नहीं तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी चैनल में जुड़ के आप इस वीडियो का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जोहार।